इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे आपको रूबरू करवाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से तेज रफ्तार के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तो बिना वक्त गवाए खबरों की शुरुआत लेते हैं। नेपाल सीमा से आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी टुंडा को धर दबोचा। टुंडा पर 40 से ज्यादा बम धमाकों में शामिल होने का आरोप है। टुंडा लश्कर तैयबा का कुख्यात आतंकी और दाऊद का करीबी है। 40 से ज्यादा ब्लास्ट के आरोपी टुंडा को बम बनाने में माहिर माना जाता है। अब्दुल करीम यूपी के पिलखुआ का रहने वाला है। टुंडा 80 के दशक में आतंक की दुनिया में आया। साल 2000 में खुफिया एजेंसियों ने इसे मरा मान लिया था, लेकिन 2005 में टुंडा के कीनिया में होने की खबर आई, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में लग गई। वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर और हमीरपुर इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार की रात फिर से फायरिंग की। भारतीय सैनिकों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। उधर कश्मीर और जम्मू के बाद पाकिस्तान ने लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सीज फायर का उल्लंघन किया है। करगिल सेक्टर के द्रास और काकसर इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने 14 साल बाद भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। पिछले 2 महीने में एलओसी पर 28 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि 24 जून को हुए हैदरपुर हमले के बाद से नियंत्रण रेखा और अंदर के इलाकों में 28 आतंकी मारे गए। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ पास हुए प्रस्ताव का विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और नारेबाजी की। पाक की नापाक हरकत के विरोध में अहमदाबाद के वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने एक आर्ट गैलरी में जमकर तोड़फोड़ की। यहां पाकिस्तानी कलाकारों की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी रखी थी। उधर किश्तवाड़ हिंसा के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने जम्मू का दौरा किया। शुक्रवार को उन्होंने कानून और व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही एलओसी पर आरएसपुरा सेक्टर जाकर वहां पर जानकारी दी। उधर पाकिस्तानी अदालत ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर पाक सरकार से कहा कि वो वकीलों के एक आयोग की लिस्ट को भारत भेजे। ये आयोग मुंबई हमला केस के अहम गवाहों के जिरह करेंगे। गृह मंत्रालय के इस आयोग की भारत यात्रा का बंदोबस्त करने के लिए भी कहा गया है। उधर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। लश्कर ने एक ब्लॉग के जरिए जिम्मेदारी ली और म्यांमार में मुस्लिमों पर हुए अत्याचार का बदला लेने की बात कही। दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी पार्टी प्रवक्ताओं और नेताओं को मीडिया मंत्र देंगे। इस मीडिया वर्कशॉप में बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी खास तौर पर भाषण देंगे और इन्हें बताएंगे कि कैसे कांग्रेस को घेरना है और कैसे मीडिया को हैंडल करना है। नरेंद्र मोदी अपने मीडिया मैनेजमेंट वर्कशॉप में प्रवक्ताओं को बताएंगे कि मीडिया को डील कैसे करना है। साथ ही मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को भी मीडिया मंत्री की रणनीति से रूबरू कराएंगे। कांग्रेस को घेरने के लिए मोदी सभी प्रवक्ताओं को फैक्ट शीट भी देंगे। सुबह 10 बजे बीजेपी का मीडिया वर्कशॉप शुरू हो गया, जिसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली, पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद जैसे सीनियर नेता भी मीडिया वर्कशॉप में मौजूद हैं। सुबह 10 बजे से ही बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप का उद्घाटन हो गया। हालांकि नरेंद्र मोदी का भाषण शाम 6 बजे होगा। उसके पहले सुषमा स्वराज, अरुण जेटली का संबोधन है। मोदी के भाषण के बाद शाम 7 बजे पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का समापन संबोधन होगा। मोदी की पाठशाला के लिए दिल्ली की एनडीएमसी बिल्डिंग में जो पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें आडवाणी को किनारे लगा दिया गया है। पहले अटल आडवाणी की तस्वीरें अगल बगल में होती थी, लेकिन अब अटल के बगल में मोदी है, जबकि दूसरे किनारे पर आडवाणी को जगह दी गई है। मीडिया पाठशाला के एक दिन बाद यानी 18 अगस्त को नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार समिति की अहम बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। बैठक में मिशन 2014 के अलावा 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा आया है। शुक्रवार को भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त पैट्रिक सकलिंग ने गांधीनगर में मोदी से मुलाकात की और उन्हें ऑस्ट्रेलिया आने का न्योता दिया। उधर मोदी को ब्रिटेन से मिले न्योते का विरोध भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन के नेताओं को लिखी खुली चिट्ठी में काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम ने मोदी को न्योते का विरोध किया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि मोदी के दौरे से कट्टरवाद को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया मोदी को बुला रहा है, लेकिन अमेरिका से एक बार फिर से मोदी को वीजा नहीं देने के सुर सुनाई पड़े हैं। अमेरिकी धार्मिक आयोग से जुड़ी कैटरीना लैंटोस ने कहा कि रंगों में मोदी की भूमिका संदेह के घेरे में है, तो उन्हें वीजा नहीं दिया जाना चाहिए।
नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और कांग्रेस नेता साधु यादव को महंगा पड़ गया है। कांग्रेस ने साधु को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और 2 दिनों के अंदर उनसे जवाब भी मांगा है। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ही साधु यादव ने ये कह दिया था कि पार्टी नोटिस भी देगी तो परवाह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी से मिलना कोई गुनाह नहीं है, अगर पार्टी सजा भी देती है तो कोई फिक्र नहीं। नरेंद्र भाई मोदी से अगर मिल ही लिए दसाई चौधरी जी तो कौन सा पापा गुनाह कर दिए। हम पार्टी से हैं, जब हमको पनिशमेंट देगा तो हमको डर हो जाएगा। हम लोग ताकतवर लोग हैं, हम लोग मास में हैं। आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए साधु यादव शुक्रवार को मोदी से मिलने के बाद उनके कायल हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर है। साधु के साथ बिहार कांग्रेस के एक और नेता दसई राम भी थे। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने नीतीश कुमार पर विशेष राज्य के लिए कांग्रेस से सौदा करने का आरोप लगाया है। रूढ़ी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है और साधु यादव जैसे नेता मोदी से मिल रहे हैं, उसी से नीतीश सौदेबाजी में लग गए हैं। बिहार को लाभ पहुंचाने की सौदा करते हैं, मानक परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, पैकेज की मांग करते हैं। निश्चित रूप से बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। आज लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को सिर्फ देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ मिलना भी चाहते हैं और कहीं न कहीं उन्हें देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर एक भगदड़ सा मच गया है, इसके कमान दिखने लगे। साधु यादव और नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर चुटकी लेते हुए जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि मोदी को ऐसे ही हथियारबंद लोगों की जरूरत है, इसीलिए इस मुलाकात पर हैरत नहीं होती। वहीं आरजेडी ने मोदी और साधु की मुलाकात पर कुछ भी बोलने से पल्ला झाड़ लिया। पार्टी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि साधु यादव अब आरजेडी में नहीं है, इसलिए इस मुलाकात पर आरजेडी को कुछ नहीं बोलना है। वहीं पीएम के भाषण के जवाब में 15 अगस्त को दिए गए मोदी के भाषण को लेकर कांग्रेस महासचिव ने उन्हें सत्ता का भूखा करार दिया है। दिग्विजय सिंह ने आडवाणी के बहाने मोदी को घेरा। इंडिपेंडेंस डे की भाषण पर राजनीति कभी नहीं की जाती है और यही बात मैंने कही और यही लालकृष्ण आडवाणी जी ने कही। हम दोनों ने एक ही बात कही है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि माननीय मोदी जी के मन में ऐसी तड़प है प्रधानमंत्री बनने की कि सारे सिद्धांतों को उन्होंने भूल दिया। नरेंद्र मोदी पर आडवाणी के बहाने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो उनके बेतुके बयानों पर कुछ नहीं कहना चाहते। मैंने बहुत पहले ये फैसला किया कि दिग्विजय सिंह के बेतुकी बयानों का हम जब कोई जवाब नहीं देंगे। मैं भी थोड़ा पागल हूं, वो हमसे ज्यादा पागल है। दिग्विजय के ट्वीट पर मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या पीएम धार्मिक प्रवचन दे रहे थे जो उस पर बोलना पाप है। झूठ की झाड़ से सच पर सोटा नहीं चल सकता और दिग्विजय सिंह जी को हर वो बात पसंद आएगी जो कांग्रेस के करप्शन के कॉफिन में कील ठोकने से उन्हें रोक सके। दिग्विजय को बीजेपी ने जवाब दिया तो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने 15 अगस्त पर दिए गए मोदी के भाषण पर कटाक्ष करते हुए उनकी तुलना कुएं के मेंढक से कर डाली। मोदी जी नए नए आए हैं, पूरे परिप्रेक्ष्य में गुजरात में रहते थे। मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से, जब बाहर निकला है कुएं से तो इधर उधर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सलमान खुर्शीद के मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नाम चुन चुन करके गालियां देते रहो और बर्दाश्त की बात भी होती है। हम बर्दाश्त करते हैं मगर जनता मुंह तोड़ जवाब बार बार दे रहे हैं गुजरात में, फिर भी सबक सीखने वाले कांग्रेस नहीं। इधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर हमला बोला है। शरद ने मोदी को बेचैन आत्मा कहा। क्या कर रहे हैं उसका रोज लेखा देखा कहां तक करेंगे। अब वो तो बहुत बेचैन है, तो जो बेचैन आत्मा है उसको कैसे रोकोगे। दिल्ली में आज सरकार की ओर से सस्ता प्याज बेचा जा रहा है। इसके लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में स्टॉल लगाए गए हैं। महंगे प्याज से जनता को राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये पहल की है। सस्ते प्याज की बिक्री के लिए 1000 दुकानें लगाई गई हैं। 600 मोबाइल वैन के जरिए भी प्याज बेची जा रही है। आमतौर पर बाजार में 80 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा प्याज इन दिनों इन दुकानों पर 50 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा।
गाजियाबाद के साहिबाबाद में रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने अनोखा ऑफर निकाला है। ये व्यापारी 2000 रुपए की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 1 किलो प्याज मुफ्त दे रहे हैं। रेडीमेड शॉप पर मिल रहे इस ऑफर से ग्राहक भी काफी खुश हैं। आगरा में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरी इन महिलाओं ने हाथों में प्याज लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डॉलर के मुकाबले रुपए में जबरदस्त गिरावट आई है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और $1 की कीमत 62 रुपए तक पहुंच गई, जिससे विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। बाजार में भारी गिरावट और रुपए के कमजोर होने की वजह से सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। शुक्रवार को सोने की कीमत में 1200 रुपए उछाल आया और 10 ग्राम सोने की कीमत 30,000 के पार पहुंच गई। सोने ने 1.5 महीने में 6,000 रुपए की छलांग लगाई है। इसी साल 28 जून को सोना 25,650 के आसपास था, जो बढ़ते बढ़ते 16 अगस्त तक 31,000 के आंकड़े को पार कर गया। शुक्रवार को रुपए में कमजोरी के बाद शेयर बाजार भी औंधे मुंह गिर गया। बीएसई सेंसेक्स लुढ़ककर 19,000 के स्तर से नीचे चला गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी 5600 के स्तर से नीचे तक पहुंच गया। चर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी कई फाइलों के गायब होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 45 कोल ब्लॉक आवंटन के रिकॉर्ड की फाइल गुम हो गई है। इनमें से 157 निजी कंपनियों को दिए गए कोल आवंटन की फाइलें भी शामिल हैं। पीएमओ को कांग्रेस सांसद विजय दर्रा के बांदेर कोल आवंटन की जो सिफारिश की गई थी, उसी की भी फाइल गुम हो गई है। कोल आवंटन मामले से जुड़ी फाइलों के गायब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 5 फाइलें गायब हो चुकी हैं। यूपी की निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने खुद को बेकसूर बताया है। यूपी सरकार की चार्जशीट के जवाब में दुर्गा ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ किया वो कानून के दायरे में ही किया। मस्जिद की दीवार गिराने का आरोप लगाते हुए सरकार ने उन्हें 27 जुलाई को सस्पेंड कर दिया था। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दुर्गा खुद अर्जी देती है तो विचार किया जाएगा कि उस पर सुनवाई हो या फिर नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा है कि अब ये साफ हो गया है कि दुर्गा को लेकर लिया गया अखिलेश सरकार का फैसला सही था। हालांकि यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने दलित लेखक कंवल भारती की गिरफ्तारी को लेकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दुर्गा के निलंबन को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के चलते भारती को गिरफ्तार किया गया था। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने जेडीयू के मंत्रियों के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग की है। सीपी ठाकुर ने कहा है कि कुछ मंत्रियों को नियमित रूप से दिमागी इलाज की जरूरत है। मंत्री लोगों का भी एक मेंटल चेकअप, मेंटल अस्पताल में एक बार जांच उच कराना चाहिए। नहीं तो कोई नॉर्मल आदमी इस तरह का बयान नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि बिहार में भी रांची दूर हो गया है, तब से यहाँ भी एक मेंटल असाइलम हो जाए तो ठीक है। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार डर की वजह से अब जनता के बीच नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश दिल्ली तो जाते हैं लेकिन शहीदों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते। पटना में रक्षाबंधन के लिए इस बार खासतौर पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम की राखी बाजार में धूम मचा रही है। मोदी और नीतीश राखी खरीदने वाली महिलाओं का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके भाई भी इनके जैसे लोकप्रिय हो जाएं। यूपी के मंत्री आए दिन बेतुके बयान देते जा रहे हैं। ताजा मामला खेल राज्य मंत्री रामकरण आर्य का है। रामकरण आर्य ने कहा है कि नेता बनने के लिए पुलिस के जूतों की मार खानी पड़ती है। कोई पुलिस वालों का जूता लात खाते खाते अब तो मंत्री हो गया। पुलिस बहुत मारती थी हमको। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी नेताओं का खूब मजाक उड़ाया। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां आने वाले थे, लेकिन तय वक्त पर वह नहीं पहुंचे तो उसके बाद कांग्रेसियों ने बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए पटाखे फोड़े। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि सीलिंग का कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं होने दिया जाएगा। पवार का कहना है कि सीलिंग को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है, इसलिए इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। मुंबई में हादसे के शिकार हुई पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक से 5 नौसैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। इस पनडुब्बी में 18 नौसैनिक सवार थे। बरामद शवों को शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा और फिर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस बीच 14 अगस्त की रात आईएनएस सिंधुरक्षक में लगी आग के मामले में मुंबई पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। पनडुब्बी हादसे को लेकर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुंबई के पनडुब्बी हादसे में कानपुर का एक सैनिक भी लापता है। जवान की लापता होने की खबर के बाद से घरवालों का रो रो कर बुरा हाल है।
मुंबई में हुए पनडुब्बी हादसे में एक बिहार का नौसैनिक भी लापता है। हादसे के बाद से भोजपुर गांव के सुनील कुमार का कोई पता नहीं है। अमृतसर के नौसैनिक अतुल शर्मा भी सिंधु रक्षक हादसे में लापता हो गए हैं। वक्त बीतने के साथ ही उनके घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। बिहार के हाजीपुर के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार पड़ गए। मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बिहार बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक बोधगया में शुरू हो गई है। शुक्रवार से शुरू हुई ये बैठक आज भी जारी रहेगी। फैजाबाद में आम आदमी पार्टी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आपके जिला सचिव ने प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए हजारों बच्चों से 20 रुपए का फॉर्म भरवाया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से मौसम तो खुशनुमा बन गया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राजधानी दिल्ली में आज के मौसम का मिजाज क्या है और सड़कों पर हाल क्या है। दिल्ली में बारिश से राहत तो मिली, लेकिन आफत भी बरसी। राजधानी के कई हिस्सों में एक बार फिर से जलजमाव की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ा। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। पंजाब में लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़ के चलते गुरदासपुर के सरहदी इलाकों का संपर्क दूसरे जगहों से टूट गया है। वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। 10 साल बाद यहां गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। फरीदाबाद में शुक्रवार को ही मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी से लबालब हो गई। सड़कों पर पानी आ जाने की वजह से ट्रैफिक पर असर तो पड़ा ही, लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हरियाणा में यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इंद्री में यमुना के चलते हो रहे कटाव से दर्जनों गांव का बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अलीगढ़ में केमिकल से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये आग तब लगी जब केमिकल से भरे एक ट्रक ने बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर के फौरन बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक और बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार ट्रक के पहिए में फंस गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो रिहायशी इलाका है। ट्रक में भरे केमिकल से उठ रही आग की लपटों और बदबू ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हादसे की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। पुलिस अधिकारियों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। केमिकल रिसाव को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों को वहां से हटाया गया। ट्रक में भरे केमिकल की वजह से आग की लपटें बार बार उठ रही थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी में बदमाशों के कहर से नेता भी नहीं बच पाए। ताजा मामला मुरादाबाद का है। यहां बदमाशों ने बीएसपी के नगर अध्यक्ष चंदन सिंह को गोली मार दी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जानलेवा हमला करने के बाद बदमाश शोरूम से लूटपाट करके फरार हो गए। दिल्ली के कीर्तिनगर में बीती रात तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर में स्कूटर सवार मनीष नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर में एक चोर की भीड़ ने जबरदस्त पिटाई कर दी। चलते ऑटो में यह आदमी एक महिला के बैग में रखा सामान निकाल रहा था, तभी महिला ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कानपुर में बदमाशों ने सरकारी अस्पताल के एक सर्जन पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाशों ने हमले में डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। फरीदाबाद में एक प्ले स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। 3.5 साल की इस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में स्कूल के ही रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के खेड़ा जिले में हुए एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। राजस्थान के झालावाड़ में एक मजदूर की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मुजफ्फरपुर में एक फर्जी मिड डे मील अफसर को गिरफ्तार किया गया है। मोती कुमार नाम का आरोपी दिघरा के मिडिल स्कूल में मिड डे मील की क्वालिटी की जांच करने का नाटक कर रहा था। बागपत में अवैध खनन पर इंडिया न्यूज की खबर का असर दिखने लगा है। शुक्रवार को यहां आरटीओ ने रेत से भरे 2 ट्रकों और एक पोर्टलैंड मशीन को सीज कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस में किशोर डांगे नाम का एक ऐसा कांस्टेबल है जिसके फिजिक को देखकर अच्छों की हवा गुम हो जाती है। किशोर द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। वो नेशनल आर्मेचर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं। गुड़गांव के सिविल अस्पताल में करीब 8 घंटे बिजली सेवा ठप रही, जिससे मरीजों और उनके साथ आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान करीब दर्जन भर मरीजों को सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ा।
और वहीं टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना सिंसिनाटी मास्टर टेनिस ओपन के डबल्स क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे के सामने होंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव के कोच देशप्रेम आजाद का मोहाली में निधन हो गया। आजाद ने कपिल के अलावा चेतन शर्मा, युवराज सिंह और अशोक मल्होत्रा जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया को दिए।